गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का आपका सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट नंबर 3 यस, ठीक है। पार्ट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। और जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 था शायद ये। पार्ट नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 1, 2, 3 में हमने देखा कि इंडिया के अंदर कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। रेनफॉल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने फॉरेस्ट को डिसाइड किया कि इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट की कंडीशन क्या है, किस टाइप की स्पेशलिटी है वेजिटेशन में। हमने हिमालय के यू जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकती थी उसके बारे में भी देखा। हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट किस वजह से एंड हो गई। हमने काफी बड़े लेवल पे इस पे बात की। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में भी बात की कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, किस टाइप से फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन करते हुए किस तरीके से हमने कि भाई हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट खत्म हो रही है, वैनिशिंग फॉरेस्ट जो डाउन जा रहे हैं उनको। साथ में हमने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज जो अनक्लास फॉरेस्ट है वो सब कहाँ है, प्रोटेक्टेड कहाँ है, रिजर्व कहाँ है, ये भी हमने देखा। आपने देखा था कि परमानेंट फॉरेस्ट एमपी में है ज़्यादातर, और रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर आंध्रा इधर हैं, और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है बिहार हरियाणा ऐसे एरिया में जहाँ पर जंगल खत्म हो चुके हैं। ओके, फिर हमने ये भी देखा कि क्यों हुआ है फॉरेस्ट का डिप्लेशन, जंगल क्यों खत्म हो गए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है ये देखा हमने। ओके, और साथ ही हमने ये भी देखा कि कुछ प्लान बनाने की वजह से फॉरेस्ट का कितना नुकसान हुआ। हमने पिछली बार डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनने से कितना नुकसान हुआ। हमने ये भी देखा कि बक्सा जो टाइगर रिजर्व थे वो कैसे डोलोमाइट माइनिंग करने से कैसे खत्म हो गई। बक्सा टाइगर रिजर्व के नजदीक जब डोलोमाइट की माइन हुई, डोलोमाइट एक होती है जिसको नॉन फेरस मिनरल हम कहते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल है ये डोलोमाइट। तो वहां से डोलोमाइट निकालने के लिए माइनिंग हुई, और उसके बाद बक्सा टाइगर रिजर्व में जो एक बढ़िया इकोसिस्टम बना हुआ था, एक बढ़िया सिस्टम बना हुआ था, वो धीरे धीरे एंड हो गया। आज हम पार्ट नंबर 4 में डिस्कशन करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के जो है यहाँ पर बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, ठीक है, कितने टाइप के यहाँ नेशनल पार्क्स हैं, और कितने टाइप के यहाँ पर ये चीजें हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये भी कहा था आपको कि इंडिया में बायो रिजर्व्स 18 हैं। बायो रिजर्व्स 18 हैं, जिनमें से हमने 4-5 बायो रिजर्व्स के बारे में बातें की थी कि इंडिया के अंदर 4-5 रिजर्व्स है, वर्ल्ड स्टेज पे वो बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो आज हम शुरू करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ के लिए क्या क्या किया गया है, किस तरह की इनके लिए सिक्योरिटी का जो है काम किया गया, किस तरह इनको बचाने के लिए किस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की गई है। आज सारी डाटा क्लास है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हमें डाटा करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिमेंबर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि इन नेशनल पार्क्स को और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को याद करने की कोशिश की जाए, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं जियोग्राफी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, और ये पार्ट नंबर 4 है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। ओके, ये देखिए पार्ट नंबर 4 हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो आज हमारा टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की जाए। वाइल्ड लाइफ ये शब्द क्या है एक्चुअल में, वाइल्ड लाइफ क्या है ये एक्चुअल में, जंगल के जीव। भाई फॉरेस्ट है आपके पास, तो फॉरेस्ट एमपी के अंदर परमानेंट फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, अनक्लास फॉरेस्ट भी है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है, परमानेंट फॉरेस्ट है। इनके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हमारे इंडिया में क्या है,
वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ये देखिए इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 4 से 5%, 4 से 5%, 4 से 5% प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज वर्ल्ड लेवल पे, एनिमल स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज पूरे वर्ल्ड की यहाँ इसका स्टेटस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया का बहुत अच्छा लेवल है। ओके, दूसरी बात, यहां पर बहुत बढ़िया लेवल पे डाइवर्स इकोसिस्टम है इंडिया में। इंडिया इज नोन फॉर देयर डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए ये माना जाता है। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर होते हैं, जैसे एक्वाटिक लाइफ इकोसिस्टम है, डेजर्ट की लाइफ इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट लाइफ का इकोसिस्टम है, ठीक है, लेक इकोसिस्टम हो गया। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। चिल्का लेक आपने सुना होगा, उड़ीसा में सॉल्ट वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है ये चिल्का लेक। कितना बेहतरीन वहां पर सिस्टम है, कितना बेहतरीन इकोसिस्टम वहां का है। ओके, तो ये बढ़िया है। हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ क्यों खत्म हो गई, रीजन क्या था? इतना अच्छा स्टेटस था, इतने टाइप के मैमल्स थे। मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, आपके वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर 400 टाइप के मैमल्स पाए जाते हैं। हमने बात की थी कि मैमल्स कितने टाइप के हैं, 400 टाइप के। बर्ड स्पीसीज कितनी है, 1250 प्लस, ठीक है, इससे ज्यादा 2500 के लगभग है, इतनी 2500 के लगभग फिश स्पीसीज है, ठीक है ना। हमने बात की थी कि इंडिया में मैमल्स कितनी है, लगभग मैमल्स 400 वैरायटी के हैं, 400 स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है। हमने बात की कि बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स की वैरायटी कितनी है, तो 1250 प्लस, ठीक है, 50 प्लस स्पीसीज यहाँ पर बर्ड्स की पाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर फिश की वैरायटी कितनी है, फिशेज की वैरायटी 2500 प्लस स्पीसीज यहाँ पर फिशेज की पाई जाती है। हमारे यहाँ पर इंसेक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, इंसेक्ट्स, ठीक है, 10,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। ओके, ये देखिए कितने टाइप की वैरायटी है हमारे यहाँ पर, बहुत अच्छी रिच वैरायटी है, लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहा है। रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा ये है कि बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल चेंज हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। जैसे कि आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम क्या देखेंगे, जैसे कि आप देखोगे कि इंटरनेट सिस्टम जब हम यूज कर रहे हैं तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, बर्ड्स मर रहे हैं। इंटरनेट की जो मोबाइल रेडिएशंस होती हैं वो कितने डेंजरस होते हैं, नुकसान हो रहा है, बर्ड्स मर रहे हैं, दूसरे जानवर मर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की वजह से कितने बड़े लेवल पे नुकसान हो गया है। क्या आपको पता है कि जब से हम जानवरों के अंदर दवाइयां इंजेक्ट करने लगे हैं, आपको पता है जब कैटल कोई रखता है, जब कैटल किसी के पास रहती है, मान ली भेड़ बकरियां रख रहे हैं या फिर दूसरे बोफेलो हो गया, काओ हो गया, ये सब जानवर रख रहे हैं, और जब वो जानवर बीमार हो जाता है उसका, कोई कैटल हर्डर, कोई एनिमल रखने वाला फार्मर, जब उसका एनिमल बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है, वैक्सीनेशन कराता है, उनको दवाइयां देता है। ज्यादातर इबुफेन नाम की दवाइयां उनको दी जाती है, इबुफेन। अब इबुफेन जब आप जानवर को देते हो और वो जानवर बाय द वे डेथ हो जाती है उसकी, कि वो नहीं बच पाता, तो आप देखोगे उस जानवर को, अब तो खैर दबाया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, उन जानवरों को ऐसे ही किसी जंगल के अंदर कहीं फेंक आते थे, उसको फेंक आते थे, जानवर मर गया उसको जंगल में फेंक आए, ताकि भाई बर्ड्स वगैरह है, ईगल नहीं, वल्चर वगैरह है, वल्चर उसको खा लेंगे, वल्चर यानी कि चील वगैरह, उसको खा लेंगे, जानवर उसको खा लेंगे, नोच डालेंगे, खा लेंगे। लेकिन आप देखोगे जब से हम लोग कैटल्स के अंदर दवाइयों को इंजेक्ट करने लगे, वल्चर मर चुके हैं सारे। अब आप कहोगे वल्चर क्यों मर गए?
क्योंकि मरे हुए जानवर के बॉडी के अंदर जो हमने दवाइयां उसको दी थी बचाने के लिए, इबुफेन दिया था, इंजेक्शन दिए थे, वो दवाइयों का रेशियो उनके अंदर मरे हुए जानवर के अंदर है, उसके अंदर भाई मरे हुए जानवर के अंदर अभी भी है, और उसको वो वल्चर खा गया तो वल्चर्स की किडनी फेलियर होने लगा। जितने भी वल्चर थे इंडिया के अंदर अब लगभग खत्म हो चुके हैं। बहुत होते थे, मरे हुए जानवरों को चुटकियों में सफाया कर देते थे, और अब मरे हुए जानवर ऐसे पड़े रहते हैं, उनको कोई खाता नहीं। दूसरे जानवर अगर खा जाए, उसे डॉग्स वगैरह खा जाएं या कोई और टाइप के शिकारी जानवर खा जाए तो वो भी बीमार हो जाते हैं। ये सब क्या है? वाइल्ड लाइफ को खत्म करने का रीजन है। हमारे इंडिया से वाइल्ड लाइफ खत्म होगी, इसका रीजन है ये। आप इस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे, मेडिकल लेवल में आप इतना एडवांसमेंट में आ जाओगे तो डेफिनेटली दूसरे जानवर मारे जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल चेंज हुआ, कितने लेवल पे इंडस्ट्रियल चेंज हुआ। आज आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल जो रिफाइनरीज हैं, आप देखोगे बॉम्बे हाई से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम हमारे यहां निकाला जाता है। 63% बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम निकलता है, 63% बॉम्बे हाई से निकलता है। अहमदाबाद से 18% पेट्रोलियम निकलता है, और आसाम के डिगबोई से 16% निकलता है। आई रिपीट माई पॉइंट, बॉम्बे हाई से 63%, अहमदाबाद गुजरात से 18% और 16% आसाम के अंदर डिगबोई से पेट्रोलियम निकलता है। और जब ये पेट्रोलियम पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो पेट्रोलियम वेस्ट होता है उसको ये लोग सीधा ही रिवर में छोड़ देते हैं। पेट्रोलियम वेस्ट को, क्रूड ऑयल के वेस्ट को, अदर वेस्टेड मटेरियल को सीधा ही पॉइजनस मटेरियल को, उस पॉइजनस मटेरियल को रिवर में छोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, रिवर का वाटर पॉइजन हो गया, जितनी भी फिशेज हैं सब मर गई। फिशेज पॉइजन वाले पानी के अंदर रह गई तो वो मर गई। इसके अलावा हॉट वाटर रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। जितनी भी आयरन स्टील फैक्ट्री आप देख रहे हो, वो आयरन को ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद में जो हॉट वाटर होता है उसको डायरेक्ट ही रिवर में छोड़ दिया जाता है। अब सोचो, रिवर के अंदर अगर डायरेक्ट हॉट वाटर आप छोड़ रहे हो और उस सराउंडिंग सर्कल में बहुत सारी फिशेज हैं, एक्वाटिक लाइफ है, तो मर गई वो तो डायरेक्ट ही, वो तो सारी मर गई हॉट वाटर की वजह से। ये सब बहुत सारे रीजन है, वाइल्ड लाइफ को खत्म करने का बहुत सारा रीजन हमारे पास है। इसके अलावा आप देखोगे जो दूसरे इंसेक्ट हैं हमारी एग्रीकल्चर लैंड में से वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि हमने इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज करना शुरू कर दिया, हमने हाई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दिए। ये बात सही है कि पेस्टिसाइड से जो डेंजरस इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो एडवांटेज जिनसे हमें होती है, जिन इंसेक्ट से हमें एडवांटेज है वो भी मर गए, साथ में हार्मफुल भी मर गए, और जो जिनसे एडवांटेज होती थी हमें, जिन इंसेक्ट से हमें एडवांटेज थी वो भी मर गए। दोनों ही चीजें खत्म हो गई, तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी हमें हो गया। वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे खत्म होती है। आज देखोगे आप, स्पैरो कितनी ज्यादा होती थी हमारे इंडिया में, स्पैरो कितनी बढ़िया होती थी, सारे गांव में स्पैरो की चहचहाट सुनने को मिलती थी। गांव के शाम को किसी पीपल के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे कितना अच्छा मौसम हो जाता था। शाम को जब घूमने जाते थे लोग तो कितना अच्छी आवाज सुने, कानों के अंदर पिकॉक के बोलने की आवाज आती थी। लेकिन पिकॉक वगैरह सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जमीनों से कीड़े उठा के खाते हैं, वो जमीन के अंदर से वो बर्ड्स कीड़े उठा के खाते हैं। अब वो कीड़े क्या है, उन्होंने जो यूज किया हुआ है, जो कीड़े खा रहे हैं मिट्टी को, वो मिट्टी क्या है, पूरी इंसेक्टिसाइड यूज किया गया, उस मिट्टी के अंदर पेस्टिसाइड यूज किया गया, उस मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर यूज किया गया। अब वही मिट्टी जब उस कीड़े को मिल रही है और वो कीड़ा वो जब जानवर खा रहा है तो डेफिनेटली वो मारे जाएंगे। कितने बहुत सारे रीजन है मेरे पास। वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई, हंटिंग हमने बैन किया तो वाइल्ड लाइफ को हम मरने से रोक पाए। लेकिन आजकल क्या है, पोचर है। अगर आपने हंटिंग को बैन कर दिया तो पोचर बहुत सारे हैं। हंटिंग क्या होता है, शिकार करना होता है, और पोचिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट शिकार करना बंद कर देती है तो लोग चोरी छुपे घुस जाते हैं जंगलों में, और चोरी छुपे घुस के पोचिंग करते हैं, POACHING, पोचिंग करते हैं।
तो पोचर जो होते हैं, जो शिकार करने के लिए अंदर घुसे चोरी छुपे, वो पोचर क्या करते हैं, एनिमल्स को मार देते हैं। एनिमल्स को मार दिया उन्होंने, और एनिमल्स को मारने के बाद जैसे एलिफेंट के टीथ होते हैं वो बिक जाते हैं, टाइगर के नेल होते हैं वो भी बिकते हैं। एनिमल के टीथ बिक जाते हैं, टाइगर के नेल्स बिक जाते हैं, राइनो और दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन बिक जाती है, स्किन्स उनकी बिक जाती है। कितना अजीब है ये सब कुछ। वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। गवर्नमेंट इसके लिए अवेयर है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है। रीजन बहुत सारे हैं हमारे पास, रीजन हम लिख लेते हैं, डिस्कशन हो जाएगा पूरा बढ़िया लेवल पे। मैं समझा चुका हूं कुछ चीजों को, कुछ चीजें और समझा दूंगा। ओके, तो देखिए रीजन, देखिए रीजन फॉर डिक्लाइनेशन, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, रीजंस, रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ फ्रॉम इंडिया। इंडिया से वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है, तो उसके रीजन क्या है? रीजन में हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। रीजन में हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीजें। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट रीजन में इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, ठीक है, ठीक है, और एडवांसमेंट एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंस, मतलब कि इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है। इंडस्ट्री जब जब भी कहां पर काम करेंगी, वो नदियों के अंदर भी और किसी खाली लैंड एरिया पे भी बहुत सारी वेस्टेज डाल देंगे, पॉइजनस मटेरियल डाल देंगे, तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। जब आप एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करते हो, एग्रीकल्चर को बढ़ाते हो, एग्रीकल्चर एरिया आपका बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगी, और जितने फॉरेस्ट खत्म होंगे उतने ही वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट एरिया खत्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से हैबिटेट एरिया डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। रोड्स एंड रेलवे, ठीक है। रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन की वजह से वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया फिनिश हो चुका है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से, डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से, और रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन बड़े लेवल पे हुआ। डेवलपमेंट के लिए किया हमने, गलत नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली अपने डेवलपमेंट के लिए हमने वाइल्ड लाइफ को खत्म कर दिया, ठीक है। कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करना चाहेगा, डेवलपमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन मैनेज करते हुए अगर डेवलपमेंट हो तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, टिकाऊ विकास। अगर कोई कंट्री मैनेज करते हुए डेवलपमेंट करता है कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचे, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुंचे और हमारा डेवलपमेंट भी ना रुके, डेफिनेटली उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और वर्ल्ड के सभी कंट्री यही करना चाहेंगे। कई बार इस चीज को लेकर मीटिंग हुई है, वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस हुई है कि वाइल्ड लाइफ किया जाए। आपको याद होगा 1992 में अर्थ समिट हुआ था, एक वर्ल्ड अर्थ समिट 1992, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो डी जनेरो ब्राजील में हुआ था। रियो डी जनेरो ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था, और उस अर्थ समिट में बहुत सारे इश्यू उठाए गए थे। एक बार दोबारा सुनिए इस चीज को। रियो डी जनेरो में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द फर्स्ट अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट हुआ था।
ठीक है। उस अर्थ समिट में क्या पूछा गया, क्या डिस्कशन हुआ, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के हेड वहां पर इकट्ठे थे, 100 से भी ज्यादा लोग थे, 100 से भी ज्यादा हेड्स वहां इकट्ठे थे। वो वर्ल्ड के जो डिफरेंट इश्यूज थे उनके ऊपर बातचीत कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के इश्यू पे बात कर रहे थे कि पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही है, कितना नुकसान हो रहा है, क्रॉप का पैटर्न बदल गया है, गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है, अमेजोन के जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ये सब क्या है, क्या ऐसे अर्थ के ऊपर ह्यूमन सरवाइव कर पाएगा, क्या दूसरे एनिमल सरवाइव कर पाएंगे। गरीबी के ऊपर डिस्कशन हुआ कि जो कंट्री गरीब है वो कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या तरीका है, उनको हेल्प क्यों नहीं दी जा रही है और हेल्प किस तरह की जा सकती है। कितने सारे टॉपिक डिस्कशन हुए और फिर 21 सेंचुरी के लिए एजेंडा भी तैयार हुआ, एजेंडा 21 सेंचुरी के लिए। फिर वहीं उस मीटिंग में एजेंडा 21 यानी कि 21वीं शताब्दी के लिए 8 साल पहले प्लानिंग हो चुकी थी। नहीं समझे, 1992 में 8 साल पहले 21वीं सेंचुरी के लिए प्लानिंग हो रही थी। एजेंडा 21, सिंपल सी बात है, एजेंडा 21 तैयार हो रहा था, तो वो चीजें वहां डिस्कशन हुई। तो वहीं पर उसी मीटिंग में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सारे कंट्री अपनाओ और अर्थ को बचाओ। सीधी सी बात है, डेवलपमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए, लेकिन नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको बचाओ, फॉरेस्ट को बचाओ, वाइल्ड लाइफ को बचाओ, अपने लैंड्स वगैरह पॉइजनिंग होने से बचाओ। ये सब चीजें करो, बैलेंस बनाओ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, CFC को कम करो, ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। बहुत सारे डिस्कशन हुए, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हुई, लेकिन इंडिया में वाइल्ड लाइफ खत्म होने के बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी कुछ और थे। इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा जो रीजन था जिसकी हम बात करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ह्यूमन सेटलमेंट, जब ह्यूमन सेटलमेंट मतलब कि अर्बनाइजेशन, ओके, विलेजेस, ठीक है। अर्बन एरिया एंड विलेजेस जब सेटअप हो गए अलग अलग एरिया में, सोचो जिस एरिया में जंगल के जीव रहते हैं वहां पर इंसान जाकर अपने गांव बसा लेगा, शहर बन जाएंगे, तो जानवर कहां जाएंगे भाई, जानवर कहां जाएंगे बताइए। जानवर बेचारे वहां से निकल लिए, मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई, कहां पर रहेंगे जानवर। तो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से भी नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। ओके, नंबर 6 की बात करें तो माइनिंग एक्टिविटीज, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई। जब किसी एरिया में आप आयरन निकालते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था बक्सर टाइगर रिजर्व, एग्जांपल आपको मैंने दिया था। बक्सर टाइगर रिजर्व जब बनाया गया और वहां पर डोलोमाइट माइन कर दी गई, तो बक्सर टाइगर रिजर्व में लगभग इकोसिस्टम खत्म हो गया सारा, वहां पर जानवर वगैरह जो थे वो सारे लगभग खत्म होते चले गए। क्या होता है, अगर आप लैंड्स के नीचे माइनिंग कर देते हो तो डेफिनेटली वहां के जितने भी फॉरेस्ट है या जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर माइनिंग कर दी गई तो नीचे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है फिर आपके पास, और उस एरिया में उगे हुए जितने भी पेड़ हैं वो ड्राई हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज करती हैं। नहीं समझे आप लोग भाई, आप लोग ये जानते हो कि ट्री की रूट जो है अंडरग्राउंड वाटर को यूज करती है, और आपने नीचे माइनिंग कर दी है, डेफिनेटली फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे सारे फॉरेस्ट। और अगर जंगल ही सूख गए तो वाइल्ड लाइफ तो अपने आप ही मर जाएगी, बिना जंगल के वहां के जीव कैसे, अपने आप मर जाए। माइनिंग एक्टिविटी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। याद रखना, बक्सर टाइगर रिजर्व में जो नुकसान हुआ उसके पीछे वहां हो रही डोलोमाइट माइनिंग, बक्सर टाइगर रिजर्व, डोलोमाइट की माइनिंग हुई है। ओके, ये देखिए, उसके अलावा एक और रीजन है, फॉरेस्ट फायर। ये बहुत बड़ा रीजन है,
वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है जंगल की आग से। क्या आपने कभी सुना है जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां के जानवर बेचारे झुलस जाते हैं, जंगल को छोड़ के भाग जाते हैं। अब वो आग कैसे लगती है? नेचुरल फायर हुई है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। इक्वेटर लाइन के आसपास बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो मोस्ट सेंसिटिव हैं। थोड़ा सा मौसम गर्म होने के बाद कुछ भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई तो वो जंगल में अपने आप कई बार, क्योंकि वहाँ की जो ग्रासेस होती हैं कुछ ऐसी सेंसिटिव होती है, कई बार अपने आप आग पकड़ जाती है। कई बार हीट की वजह से, और ग्रास की क्वालिटी कुछ ऐसी होती है ग्रास की, तो अपने आप हीट पकड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है। आपने कई बार सुना होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन आदिवासी पीपल करते हैं, पेड़ों की कटिंग करते हैं और फिर नीचे गिरी हुई सूखी टहनियों को आग लगा देते हैं। अब सोचो जंगल के एक हिस्से में उन्होंने मई जून में आग लगा दी, तो क्या गारंटी है कि वही आग पूरे जंगल में नहीं फैल जाएगी? भाई मई जून में तो कितनी गर्मी पड़ती है, इंडिया के अंदर मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और ऐसे में किसी ट्राइबल ग्रुप ने कहीं पर किसी फॉरेस्ट एरिया में किसी कोने में आग लगा दी है, जंगल को साफ करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उन्होंने ऐसा करते हैं वो लोग, और ऐसे में वहां पर पूरे जंगल में आग लग जाएगी तो जानवर तो मर जाएंगे सारे डेफिनेटली। क्या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बंद किया जाना नहीं चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर जंगल आग लग जाती है, बंद किया जाना चाहिए इसको। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इसको। अब ट्राइबल पीपल बेचारे बेरोजगार हो गए, अब उनको माइनिंग में काम इधर उधर करना पड़ रहा है। चलो जैसे भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऐसे ट्राइबल पीपल को सेटल भी करके देती है, उनको हाउस वगैरह दे देती है, इधर उधर बना देती है, उनको पक्के वर्क में, एग्रीकल्चर के वर्क में, इधर जो है उनको अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में उनको फिर जॉब दिलवा देती है। कोई समस्या नहीं आती, चल जाता है, मैनेज हो जाता है। कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम में हो जाते हैं, सब एडजस्ट हो जाता है किसी तरह से। तो ये प्लानिंग की जाती है। ओके, तो बहुत सारे रीजन है हमारे पास फॉरेस्ट की लाइफ खत्म हो जाती है, बहुत सारे रीजन हमारे पास, ठीक है। और अब देखिए इनको बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए, ठीक है। देखिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना। कब बना? देखिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कंजर्वेशन किया गया। ओके, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई रूल बनाओ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाओ, रूल बनाओ, नेशनल पार्क बनाओ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओ, बर्ड सेंचुरी बनाओ और अपने जीवों को बचाओ। यही तो किया जाएगा। भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अपने जंगल के जीवों को बचाओ, संरक्षण करो। संरक्षण करो तो संरक्षण कैसे होता है? पहले तो रूल बनाने पड़ते हैं कि भाई कोई हंटिंग ना करे, कोई पोचिंग भी ना करे, ये रूल बनाने पड़ते हैं। और फिर हंटिंग पोचिंग को रोककर जो घट गया है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मान लो टाइगर घट गए, हंटिंग और पोचिंग की वजह से टाइगर घट गए, तो टाइगर को बढ़ाने की कोशिश की जाए। जो फॉरेस्ट काट दिए गए उनकी जगह नए फॉरेस्ट लगाए जाए, यही तो होता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब यही है। आगे देखिए इसमें क्या क्या किया जाएगा। 1972 में, इन 1972 में हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, ठीक है। ओके, जिसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। जब ये कानून बना तो इसके दो मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य ये था प्रोटेक्शन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड, ठीक है, डेंजर्ड स्पीसीज। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको बचाया जाए। और आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में देखा होगा कि नॉर्मल स्पीसीज क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज क्या है। आपने पिछले वीडियो में खूब पढ़ लिया था, खूब आराम से मैंने समझाया भी था कि इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, नॉर्मल स्पीसीज क्या है। नॉर्मल जो कि कहीं भी सर्वाइव करेगी,
इंडेंजर्ड जो खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां हैं, जो कि आने वाले टाइम में अगर ध्यान नहीं दिया तो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। सॉरी। इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जाए, ठीक है, ओके। दूसरा टारगेट, इसका दूसरा टारगेट ये था कि लीगल सपोर्ट मिले, पब्लिक अवेयरनेस हो और लीगल सपोर्ट दो। जब तक कानून नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। लीगल सपोर्ट दी जाए और पब्लिक अवेयर की जाए, पब्लिक अवेयरनेस दी जाए। लीगल सपोर्ट मिले, पब्लिक अवेयरनेस हो। अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली कंजर्वेशन हो जाएगा। रूल बनाने पड़ते हैं, पब्लिक को अवेयर करना पड़ता है, जंगल ना काटे, किसी तरह से सही रहे, सब कुछ माहौल बढ़िया रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं। अब इस प्रोटेक्शन एक्ट लगने के बाद में इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, बर्ड सेंचुरी बनी। आज इंडिया में 103 नेशनल पार्क्स हैं। 103 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, और 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। 100 नेशनल पार्क, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 72 बर्ड सेंचुरी है। इंडिया के अंदर काम काफी हुआ है, काफी काम हो रहा है। 103 नेशनल पार्क, 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 72 बर्ड सेंचुरी। अब इनमें अंतर क्या होता है ये देखो, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि नहीं, और बर्ड सेंचुरी क्या है। सेंचुरी क्या होता है, पार्क क्या होता है। पार्क सबको पता है, पार्क क्या होता है। पार्क वो होता है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, पार्क क्या होता है, घूमने के लिए जाते हैं लोग। नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क का मतलब है कि पब्लिक, कंट्री के जितने भी इंडिया के लोग हैं वहां पर पेड़ पौधे देखने के लिए, वहां पर जंगल के जीवों को देखने के लिए जा सकते हैं। पार्क का मतलब क्या है, यही तो होता है कि भाई वहां पर जो जीव जंतु है, शेर है, चीता है, कोई प्लाश का ट्री है, कोई सागवान का ट्री है, कोई देवदार का ट्री है, या फिर कोई बड़ा सा, कोई बहुत अलग पेड़ है जो हमने अपनी सोसाइटी में नहीं देखा, हमने वो बहुत बड़ा सा पेड़ हमने अपनी सोसाइटी में नहीं देखा। प्लाश के पेड़ है, कुसुम के पेड़ हमने नहीं देखे कि कुसुम के पेड़ क्या होते हैं। उसी एरिया में उन पेड़ों के बीच में उन जानवरों के रहने के लिए जगह दी जाए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, शेर चीता हो गए, उनको तो भाई एक बड़ा सा एरिया दिया जाता है और तार वार लगा दी जाते हैं कि भाई वो तार के अंदर रहें और किसी पे झपट्टा ना मारे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि आप पे हमला नहीं करते, जैसे कि हिरण, राइनो वगैरह हमला नहीं करते, उनको घूमने दो, वो तो खुद बेचारे शर्मीले जानवर हैं, नहीं समझे भाई। हिरण तो बेचारा खुद शर्मीला जानवर है, वो तो वैसे ही भाग जाएगा आपको देख के, तो उनको तार के अंदर नहीं रखेंगे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको तालाब बना के देना पड़ता है, पब्लिक उसको देखे तालाब में, जैसे एलिगेटर हो गया, मगरमच्छ हो गया, इनको तालाब बना के देना पड़ता है। तो मंकी हो गए, बंदर को जाल में नहीं रख सकते आप, बंदर तो खुले में घूमेगा। बंदर हो गए, तो एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ जानवरों को पिंजरे के अंदर रखा गया, कुछ जानवरों को खुले में छोड़ दिया गया। आप उनको देख सकते हो, बंदर को आप केले दे सकते हो, बंदर को मूंगफलियां दे सकते हो। वैसे अलाउड नहीं होता अलाउड नहीं होता। आप जाओगे, आपको बंदर को आप मूंगफली दे रहे हो, उनको आदत बन गई, वो किसी भी टाइप के सामान को छीन के भाग सकते हैं। क्यों अलाउड नहीं होता? आपके हाथ में, चाहे आपके पास आपका एक थैली में मोबाइल है, बंदर को नहीं पता कि आपकी थैली में मोबाइल है, उसको तो लगता है ये कोई चीज है, और वो थैली छीन के भाग गया। अब कहां ढूंढोगे?
फंस गए। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं इनमें पहले ही कह दिया जाता है जितने भी टूरिस्ट भाई अपने साथ कोई भी सामान अंदर ना ले जाएं और किसी भी जानवर को कुछ भी न डालें, हम अपने आप डाल देंगे ताकि उनको इस तरह की हैबिट ना बने। क्या ये सही चीज है? सही चीज है, ये तो सही चीज है। उनको हैबिट नहीं बनेगी आपके पास, वो नहीं आएंगे। नेशनल पार्क समझ आ गया? नेशनल पार्क ये होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया जहां जंगल में जो अलग अलग टाइप के जीव होते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। ज्यादातर वो जानवर रखे जाएंगे जो कहीं पर फंस गए थे, उन सबको लाया जाएगा, बचाने की कोशिश की जाएगी। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई, जानवर फंस गए वहां पे, जंगल में आग लग गई, वो जानवर फंस गए वहां पे, उन सारे जानवरों को इकट्ठा कर करके ट्रक ट्रुक में भर भरा के छोड़ देंगे। उनको ला ला के छोड़ा जाएगा और चारों तरफ तार वार लगा दी जाएगी। उन जानवरों को एक नेचुरल एरिया दे दिया जाएगा। मतलब कि आप लोग जानवरों का कलेक्शन कर रहे हो, जानवरों का आप एक एरिया में कलेक्शन कर रहे हो। सेंचुरी, नहीं समझे? सेंचुरी, उसको सेंचुरी कहेंगे। वहां पे सारे टाइप के आपको जानवर मिल जाएंगे। नेशनल पार्क में सारी वैरायटी के जानवर नहीं मिल पाएंगे, जो उस एरिया के लोकल जानवर होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। नहीं समझे? वो सारे जानवर नहीं मिलेंगे, कुछ जानवर जो उस लोकल एरिया में सरवाइव कर सकते हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवरों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि तो वो तो कलेक्शन है, वो तो अलग अलग एरिया से लाए गए हैं, और वहां पर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत होती है। आप सभी जानवरों को ओपनली देख नहीं सकते, ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन होती है। वो कोई पार्क नहीं है, वो कोई पार्क नहीं है। जानवरों को सुरक्षित करने के लिए और जानवरों का कलेक्शन करने की एक जगह है। जानवरों को नेचुरल एनवायरनमेंट में वहां जीने का मौका दिया जाता है। एक ऐसा एरिया जहां पे ह्यूमन इंटरफेयर ना के बराबर हो, जानवर अपनी नेचुरल लाइफ जी सके। नहीं समझे? क्लियर है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तीसरा आता है बर्ड सेंचुरी। तीसरा आता है बर्ड सेंचुरी। कुछ एरिया ऐसे होते हैं इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड के अंदर भी जहां जानवर माइग्रेटेड होकर आते हैं। माइग्रेटेड बर्ड आपने सुने होंगे, रशिया से साइबेरियन क्रेन्स आ गई, यहां पर बगुले, बतख आ गई, उड़ उड़ा के आ गए, पहुंच गए। बगुले आ गए, लाइन में आए पूरा। कबूतर आ गए, निकोबारी कबूतर है वो आ गया। अलग अलग टाइप के जानवर है, इधर उधर माइग्रेशन करके आते हैं। जैसे कि लक्षद्वीप के अंदर पीटी आइलैंड एक ऐसा एरिया है। पीटी आइलैंड में विदेशी पक्षी आते हैं बहुत सारे। लक्षद्वीप के अंदर पीटी आइलैंड, PITI, पीटी आइलैंड लक्षद्वीप में ऐसा है जहां पर बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं। तो हमने क्या किया, ज्यादा आए, भगवान करे ये ज्यादा आए, हर साल इनकी संख्या ज्यादा हो। तो कोई अट्रैक्शन पॉइंट चाहिएगा आपको। भाई जानवर क्या करने आते हैं? हो सकता है लक्षद्वीप के आसपास उनको कोरल्स है वहां पे बहुत सारी, तो कोरल रीफ के नजदीक उनको बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हो सकता है वहां पे फिश वगैरह बहुत ज्यादा हो, इस वजह से आ रहे हैं, वो फिश खाने के लिए आ रहे हैं। कोई ना कोई अट्रैक्शन पॉइंट तो है, या फिर क्लाइमेट अच्छा है, या फिर उनको ये लगता है कि भाई ये एरिया एक ऐसा है जहां दुनिया भर के जानवर आते हैं घूम फिर के, चलो हाय हेलो कर लेंगे, मिल लेंगे। मतलब कि कम्युनिटी सेंटर टाइप का, हाय हेलो कर लेंगे, अपने दोस्तों से मिल लेंगे। कोई इधर अरेबियन कंट्री से आया होगा, कोई किधर। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी जाती है। तो मैं लक्षद्वीप का एग्जांपल आपको दे रहा था कि लक्षद्वीप के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। इस तरह की बहुत सारी सेंचुरी है, समझ आ गया? पक्षी वहां पर सारे बर्ड्स आते हैं और उनको बढ़िया आइडल लोकेशन दी जाती है, अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया जाता है, और फिर वहां पर वो आते हैं। और पता है फिर टूरिस्ट भी जाते हैं उनको देखने के लिए। कलरफुल तोते, क्या बात है, गजब। कलरफुल तोते जिनकी ऊपर नेक बनी होती है अजब अजीब टाइप के, ठीक है। साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, अलग अलग टाइप की डक्स आती है वहां पे, ठीक है। अलग अलग टाइप की स्पैरोज आती हैं वहां पे, ठीक है। मतलब कि पक्षी बड़े खुश होके आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ ये है बर्ड सेंचुरी, ठीक है। जानना नहीं चाहोगे कि कितने हैं इंडिया में ये सब कुछ?
नेशनल पार्क 103, याद रखना कितनी है, 103। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 544। बर्ड सेंचुरी कितनी है, 72। ठीक है, एट प्रेजेंट ये डाटा है, 2021 का डाटा है कि हमारे पास इतना है जानवरों को बचाने के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बोर्ड को थोड़ा रफ करके जानना चाहेंगे कि इंडिया में किस जगह पर बर्ड सेंचुरी है, कितनी है, कहां पर है, मेन के बारे में हम बात करेंगे। और 72 तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2, 4, 5, 10 के बारे में, बर्ड सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे तो नहीं कर पाएंगे, 544 करने बैठो दिमाग घूम जाएगा। 544 कुछ लिमिटेड करेंगे, नेशनल पार्क कुछ लिमिटेड करेंगे, 103 तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मेन हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से ये, और कुछ बायो रिजर्व्स हैं जो कि बहुत बढ़िया है। यूनेस्को ने हमारे 12 बायो रिजर्व्स को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा है। यूनेस्को ने हमारे बायो रिजर्व्स जो 18 है उनमें से 12 वर्ल्ड कैटेगरी पे रखे गए हैं। 12 बहुत बढ़िया है ये यूनेस्को के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया में बड़ी फेमस है, नेशनल पार्क कौन कौन सी, सब उसके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं अब। ओके, देखिए शुरू करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ओके, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क है और कहां पर है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी कहां पर है। ओके, तो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 1, ठीक है, राजा जी, ठीक है, राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है, उत्तराखंड में है ये। राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। इसके अलावा राजा जी के अलावा सरिस्का अलवर राजस्थान में है ये। सरिस्का बड़ी फेमस है, ये बड़ी फेमस है। हमारे बिल्कुल नजदीक हरियाणा में, राजस्थान के आसपास, हरियाणा के नजदीक जो राजस्थान पड़ता है उसमें ये है। ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बढ़िया है और काफी बड़ा एरिया है। कहते हैं कि अलवर के नजदीक जो वहाँ के लोकल बिश्नोई समाज के लोग थे, उन्होंने इसको पूरा डोनेशन देके बनाया। गाँव के लोगों का बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। देखो, गाँव के लोग वहाँ के जानवरों को बचाना चाहते हैं। सरिस्का के अंदर जो नील गाय थी उनको बचाने के लिए पूरा प्लान किया। वहाँ के जो लंगूर थे, लिमूर थे, उनको बचाने का पूरा प्लान किया। सरिस्का बहुत बेहतरीन है अपने आप में। कहते हैं कि सबसे ज्यादा लिमूर वहाँ पर पाए जाते हैं, ज्यादातर, मतलब इंडिया में तो खैर बहुत सारी जगह पर है, लेकिन आसपास हरियाणा और जो राजस्थान की बात करें तो ज्यादातर वहाँ पर है। बहुत ही बढ़िया एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सरिस्का। ओके, उसके बाद में, ठीक है, एक गुंडई है, एक गुंडई है, ठीक है, गुइंडी तमिलनाडु, गुइंडी मतलब कि तमिलनाडु में है। ओके, उसके बाद नंबर 4 बम्बासा, ठीक है, बनबासा, ठीक है, ये बनबासा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, उसके बाद में नंबर 5, ठीक है, कमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पे, तेलंगाना में है।
तेलंगाना, तेलंगाना में है। ओके, पेरियार नंबर 6 में, पेरियार, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है? पेरियार, केरला, केरला, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब फेमस है ये? ओके, चंदाका, 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 चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ओडिशा, ओडिशा, उड़ीसा में है भाई, नंबर 8, ठीक है। उसके बाद तो हम लोगों ने देखा कि चंदाका उड़ीसा में है और राजाजी उत्तराखंड में, सरिस्का अलवर गुइंडी तमिलनाडु, बनबासा उत्तराखंड, ओके, कमल तेलंगाना, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो इन नाम के साथ में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा लेना, मैंने इनको शॉर्टकट में लिखा है, आप समझ जाओगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा पेरियार केरला और चंदाका उड़ीसा, एक दो नाम वो ले लेते हैं, 10 की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं, 10 की काउंटिंग पूरी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा आते हैं, ठीक है, इसलिए। ओके, तो देखिए 8 नंबर पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये कहां पे है बांदीपुर? ये है कर्नाटका, कर्नाटका, ये देखिए कर्नाटका में है। उसके बाद में एक और देखिए 9 नंबर, इसके बारे में बात करें तो ये मानस, मानस, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में है, आसाम, ठीक है, आसाम में है। उसके बाद में नंबर 10, ठीक है, वो है रणथंभौर, 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 रणथंभौर कहां पे है? रणथंभौर ये है आपकी राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है, ये देखिए राजस्थान में है। तो इस तरह से टॉप मोस्ट इंडिया की जो ज्यादातर फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये सब है। वैसे तो बहुत सारी हैं, मैंने आपको बताया कितनी है, 544, ठीक है, ये देख लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 544 टोटल इन इंडिया, टोटल इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी है भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 544 है, ठीक है, एट प्रेजेंट 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टॉप मोस्ट 10 हमने कर ली। आते हैं नेशनल पार्क की तरफ। आप सबको पहले ही बता दिया मैंने कि नेशनल पार्क क्या होता है, आपको पहले ही बता दिया मैंने कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा पहुंच जाओ और एंजॉय करो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ठीक है। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं अब नेशनल पार्क्स की, ठीक है। तो नेशनल पार्क हमारे इंडिया में काफी फेमस है, जैसे कि नंबर 1 नेशनल पार्क जो काफी फेमस है कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद नंबर 2 कॉर्बेट के बाद आता है दुधवा, एक और है दुधवा, ये देखिए दुधवा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? यूपी में है, यूपी उत्तराखंड में है भाई, ठीक है। नंबर 3 दुधवा के बाद आता है, उसके बाद ठीक है गिर, गिर, गिर का नेशनल पार्क गुजरात, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ठीक है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, दुधवा नेशनल पार्क यूपी, गिर गुजरात। कहते हैं कि गिर गुजरात के जंगल में एशियाटिक लोइन बड़ा फेमस है, बब्बर शेर, सुना कभी? बब्बर शेर, ये बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी और इतना वजन, उसमें 2-2.5 कुंटल तो वजन होता है उसमें, 2-2.5 कुंटल तो हाँ लगभग 1.5-2 कुंटल तो है ही कम से कम, ठीक है। सबसे ज्यादा वजन तो गेंडे में होता है, हाथी में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बब्बर शेर मिलेगा गिर के नेशनल पार्क में गुजरात में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। पता है एक चीज और खासियत है इसकी, एक और बड़ी खासियत है कि ये बब्बर शेर मिलते ही सिर्फ इंडिया में है और नहीं मिलते कहीं भी, ये इंडिया की स्पेशलिटी है बब्बर शेर, ठीक है ना। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? आपने कई बार देखा होगा, कई बार फोटो में भारत माता की तस्वीर लगी होती है, कई डिपार्टमेंट में भारत माता की तस्वीर में नीचे बैठा होता है ये बब्बर शेर, उसके पैरों में बैठा होता है बब्बर शेर, वो बब्बर शेर जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ठीक है, वो सब। ओके, नंबर 4 गिर के बाद में शिवपुरी, शिवपुरी,
शिवपुरी नेशनल पार्क। शिवपुरी कहाँ पे है भाई? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश। मैंने आपको कहा था कि मध्य प्रदेश में 75% जंगल है, परमानेंट फॉरेस्ट। आपको बताया था मैंने, मध्य प्रदेश में 75% परमानेंट फॉरेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो वहां पर है शिवपुरी नेशनल पार्क। ओके, नंबर 5। उसके बाद है पेरियार, फिर एक और है कान्हा किसली। एक देखिए कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा किसली, ये देखिए कान्हा किसली, ये भी बहुत फेमस है एमपी का। एमपी के 2 हो गए भाई। उसके बाद आते हैं पेरियार नेशनल पार्क। ये बताइए आपको केरला का होना चाहिए, केरला का नेशनल पार्क है। नंबर 7, केरला के बाद आते हैं सिमलीपल ओडिशा का है। समझे आप लोग? देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है रिवीजन करना, बहुत आसान है याद करना, बहुत आसान है, चुटकियों में याद होता है, चुटकियों में। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, बहुत आसान है। उत्तराखंड में देहरादून इसकी कैपिटल है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1907 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना था। 1907 में यहाँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना था। आपको मैंने बताया था, पिछले कुछ वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट का रिसर्च करने के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे देहरादून में। बहुत बड़ा है देहरादून का, बहुत बड़ा FRI मतलब कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1907 में हमने देखा था। दुधवा यूपी का कितना बढ़िया और बहुत बेहतरीन नेशनल पार्क है। गिर के जंगल गुजरात के कितने बेहतरीन हैं। ओके, शिवपुरी मध्य प्रदेश का और कान्हा किसली मध्य प्रदेश का, दोनों फेमस है। अब 2 कैसे हो गए? एमपी में तो 2 गए, 5 भी हो सकते हैं। एमपी में 2 नहीं 5 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जंगल ज्यादा है, नहीं समझे? 75% परमानेंट फॉरेस्ट है, क्या दिक्कत है? 4 बना दो जी यहाँ पे, तो एमपी में कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, पेरियार केरला नेचुरल एरिया, बेहतरीन। पेरियार वहां केरला का सबसे फेमस शब्द है, ध्यान रखना। जो रेस्पेक्टेड पर्सन होते हैं उनको ये नाम दिया जाता है, जैसे कि पेरियार रामास्वामी नायकर, बड़े फेमस रहे साउथ के, टाइटल होता है पेरियार। जैसे कई बार आप देखते हो साउथ में, तमिलनाडु में अन्ना कहते हैं, अन्ना मतलब रेस्पेक्टेड पर्सन। गुजरात में दादा भाई नहीं कहते। और हरियाणा में सबसे बेस्ट वर्ड क्या है? ताऊ है ना। यहाँ पर ताऊ जब बहुत फेमस वर्ड है, ताऊ कहते हैं। वाह, मेरे को ताऊ कहते हैं, मजे आ गए भाई, कभी मजे आ गए भाई, ठीक है, वो मजे आ जाते हैं उसको। तो अलग अलग वर्ड के अलग अलग सिस्टम है, तो याद कर लेंगे। पेरियार केरला, सिमलीपल उड़ीसा, बहुत फेमस है सिमलीपल। उड़ीसा में तो ट्राइबल बहुत है भाई, ध्यान रखना। मुंडा है, ओरान है, संथाल है, बहुत सारे ट्राइबल है। तो सिमलीपल वहां का हो गया, ठीक है, सिमलीपल। नंबर 8, सिमलीपल के अलावा फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नागरहोल, ठीक है, ओके। एक और है नागरहोल राजीव गांधी पार्क, नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी पार्क। ये कहाँ पे है भाई? ये महाराष्ट्र में है। नागरहोल राजीव गांधी, महाराष्ट्र, नागरहोल महाराष्ट्र। ओके, नंबर 9। उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, दांचीगाम। ये देखिए दांचीगाम जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू एंड कश्मीर। नंबर 10, ठीक है। उसके बाद में करते हैं सुंदरबन, ये बड़ा फेमस है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है भाई, वेस्ट बंगाल। ये देखिए सुंदरबन हो गया ना। टॉप 10 है, और भी बहुत सारे और भी है, लेकिन हम ज्यादा जितने करोगे, वैसे आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, आप नेट पे ढूंढोगे तो सारे मिल जाएंगे आपको। लेकिन स्टडी कैसे करोगे? कोई तो ट्रिक चाहिए स्टडी करने के लिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। 103 है, कितने है भाई? 103 इंडिया में एट प्रेजेंट। कितने याद करोगे? 10 तो मैंने करा दिए, 93 तुम कर लेना, ढूंढ लेना, 93 मिल जाएंगे आपको, लोकेशन वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए और कौन कौन से रह गए, जैसे कि सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में है।
साइलेंट वैली, क्या बात है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला, केरला के दो हो गए, साइलेंट वैली और पेरियार, दो हो गए। ओके, सिरोही मणिपुर में है, सिरोही नाम का नेशनल पार्क मणिपुर में है। ओके, इसके अलावा पिन वैली, पिन वैली, पीर पंजाल वैली बोलते हैं इसको, पीर पंजाल वैली, ठीक है, पिन वैली, ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। और नोकरेक मेघालय, नोकरेक तो बहुत ही फेमस है, नोकरेक का नाम आए तो हमेशा याद रखना, नोकरेक मेघालय। नोकरेक को तो मैं लिख देता हूं, कई बार आते हैं क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आते हैं भाई। नोकरेक, नोकरेक मेघालय, मेघालय, कई बार क्वेश्चन आए नोकरेक के, बहुत बार आए हैं भाई, ठीक है। तो ये मेघालय में है, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। ओके, अब नेशनल पार्क के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ बर्ड सेंचुरी और रह गई, थोड़ी सी बर्ड सेंचुरी और कर लेते हैं। बर्ड सेंचुरी 72 है, फिर आप लोगों को ये काम तो कंप्लीट हो जाएगा कम से कम, ठीक है। फिर थोड़े बहुत बच्चे प्रोजेक्ट है बायो रिजर्व से, वो अगली बार अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, तो देखिए बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, ये देखिए बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। ओके, बर्ड सेंचुरी कितनी है हमारे में टोटल, 72, 72 बर्ड सेंचुरी, 72 टोटल पूरे इंडिया भर में। तो नंबर 1 कौन सी है, बर्ड सेंचुरी नंबर 1, ठीक है। बर्ड सेंचुरी में गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, एचपी, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश। दूसरे नंबर की कौन सी है गोविंद सागर के अलावा, भरतपुर राजस्थान, क्या बात है, गजब है, भरतपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया, भरतपुर, भरतपुर राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। ओके, उसके बाद में नंबर 3 भरतपुर के अलावा फिर आता है नल सरोवर गुजरात, बहुत ही बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन मानी जाती है ये, ठीक है। नल सरोवर, नल सरोवर कहां पे है भाई, गुजरात में, गुजरात, गुजरात। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, RAJ मतलब राजस्थान, और GUJ मतलब गुजरात, यानी कि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, भरतपुर राजस्थान, नल सरोवर गुजरात। ओके, उसके बाद में नंबर आता है बक्खली वेस्ट बंगाल, बक्खली, BAKKH, ठीक है, ALI, बक्खली, बक्खली का है वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल में है। नंबर 5, ठीक है, बक्खली के बाद आता है पुलिकट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये लेक है, एक झील है पुलिकट, आंध्र प्रदेश की झील है पुलिकट लेक, उसमें बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, ठीक है। तो देखिए पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट, पुलिकट लेक, ओके, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। नंबर 6, ठीक है। उसके बाद रंगनथिट्टू, 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 ये रंगनथिट्टू बड़ा फेमस है भाई, कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है भाई रंगनथिट्टू, ठीक है। रंगनथिट्टू बहुत फेमस है भाई, रंगनथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है ये भी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ठीक है, वेदांथंगल, वेदांथंगल तमिलनाडु, साउथ में क्यों है ज्यादातर, साउथ में क्यों है, क्योंकि भाई साउथ का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर माइग्रेटेड बर्ड बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लक्षद्वीप मैंने बोला था आपको, बताया था बीटी सेंचुरी, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, साउथ के अंदर माइग्रेटेड बर्ड बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, माइग्रेटेड बर्ड बहुत ज्यादा आते हैं इसीलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 6, 7 के बाद वेदांथंगल, 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 ये देखिए ये कहां पे वेदांथंगल, तमिलनाडु, वेदांथंगल तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये देखिए। तो इस तरह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया में है, ओके। जिनमें एक और है हमारे नजदीक गुड़गांव में, सुना आपने, गुड़गांव में सुल्तानपुरी, यस गुड़गांव में भी है सुल्तानपुरी, आपके नजदीक ही पड़ता है बिल्कुल, सुल्तानपुरी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इसके अलावा कुंडियन, ठीक है, क्या है, कुंडियाना, ठीक है, ये कहाँ आंध्र प्रदेश में है। और सलीम अली गोवा में है। सलीम अली तो बर्डमैन माना जाता है, आपको पता है, पता है आपको, नहीं पता, सलीम अली
बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन यानी कि पक्षी के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। चिल्का लेक उड़ीसा के लिए बड़ा फेमस है। तो इस तरह की बर्ड सेंचुरी बहुत सारी बनी हुई है। एक पीटी आइलैंड मैंने आपको बताया ही था, उसके बारे में याद रखना। पीटी आइलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप पे है, ठीक है, लक्षद्वीप में है। तो ये सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। टोटल बर्ड सेंचुरी कितनी है? 72 है। टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 103 है। और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगभग 544 है। कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग आराम से समझ पाओगे, देख पाओगे, चीजें समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग बायो रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किए गए थे। सेवरल प्रोजेक्ट अबाउट वेरियस एनिमल्स, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, इस तरह के यहाँ पर शुरू किए गए थे। तो उनके डाटा डेट करेंगे। इसके साथ में हम लोग बायो रिजर्व्स इंडिया में 18 जो बायो रिजर्व्स है उनके बारे में हम काफी बातें कर चुके हैं, और वो भी दोबारा एक बार देख लेंगे कि कितने को यहाँ पर जो यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड लिस्ट में रखा गया, वो कौन कौन से हैं। एक वीडियो और, लेसन कंप्लीट। टाटा बाय बाय, ठीक है भाई, आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।